नमस्कार दोस्तों ये बात कल्पना के परे है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर इस बार सत्ता परिवर्तन हो गया और राहुल गांधी सत्ता में आ गए, पार्टी उन्हें पीएम बना दी तो कौन कौन सी फाइल इस देश में खुलेगा और उस खुलती हुई फाइलों के आसरे कौन कौन से चेहरे इस दौर में बेनकाब होंगे। इतना ही नहीं, 10 साल की सत्ता संभाले हुए पीएम मोदी की सरकार के दौर में क्या कुछ हुआ और किस तरीके से हुआ, उसका पूरा खुला कच्चा चिट्ठा तो इलेक्टोरल बॉन्ड के समय सामने आ ही गया। लेकिन सबसे हट करके इस भारत देश में सार्वजनिक उपक्रमों को निजी हाथों में थमा देना, अलग अलग मंत्रालयों के तमाम प्रोजेक्ट्स को निजी हाथों में सौंप देना और खास तौर पर अपने कॉरपोरेट मित्रों को जो कौड़ियों को मॉल इस भारत देश की संपत्ति सौंप दी गई, अगर सभी कच्चे चिट्ठे फाइलों के जरिए खुलते चले जाएंगे एक एक करके तो बात रुकेगी कैसे। और राहुल गांधी अपने भाषणों में या फिर कहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कई मौकों पर कह चुके हैं कि सत्ता में आएंगे तो सब कुछ सामने तो लेकर के आएंगे, और खास तौर पर जब कानूनी तौर पर इस भारत देश में इलेक्टोरल बॉन्ड और उससे जुड़े हुए तमाम कॉरपोरेट और उनके संबंध सरकार के साथ किस तरीके से रहे वह तो पूरे दस्तावेज मौजूद है। तो क्या सच में सरकार के भीतर इसी दौर में कहीं ज्यादा तिलमिलाहट है, घबराहट है, या फिर उसे डर है, उसे खौफ है, उसे बौखलाहट है, या सत्ता जा रही है, अगर सत्ता बदल रही है तो उसके बाद उसका क्या होगा। क्योंकि एक दो नहीं, कमोबेश सैकड़ों भाषणों में बार बार जिक्र कॉरपोरेट का हुआ, कॉरपोरेट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिश्तों का हुआ। यहां तक कि पार्लियामेंट के भीतर, संसद के भीतर भी इस भारत देश के सबसे बड़े कॉरपोरेट के साथ कैसे संबंध भारत देश के प्रधानमंत्री के हैं, इसका भी खुला जिक्र किया गया। यानी सवाल सिर्फ चुनावी रैलियों भर का नहीं है, संसद के भीतर कहे गए शब्द भी काफी महत्वपूर्ण है। तो इस दौर में क्या सच में सरकार डर गई है? क्या सच में देश के प्रधानमंत्री मोदी को ऐसा लगने लगा कि पहले 3 चरणों की स्थिति अगर ऐसी हो गई जहां पर 272 के नीचे वह पहुंच गए हैं और आने वाले समय में यह फिसलन और तेज होगी, तो उसके बाद क्या होगा? और ये क्या होगा का जो सवाल है, क्या सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब डराने लगा? क्योंकि पहली बार खुले तौर पर पीएम मोदी अडानी और अंबानी का नाम लिया, और केवल नाम लेने भर का जिक्र नहीं है, बल्कि इस भारत देश के भीतर काले धन अंबानी और अडानी के जरिए कांग्रेस के पास पहुंच रहा है, इस बात का जिक्र भी। यानी जो सरकार पहले दिन से इस बात को कहते चली आई कि उसने तो पहले दिन ही ब्लैक मनी पर एसआईटी बनाई थी और इस भारत देश में अब ब्लैक मनी बची नहीं। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तेलंगाना के एक चुनावी रैली में इस बात का जिक्र कर देते हैं कि अंबानी और अडानी बैंकों भर भर के ब्लैक मनी का नोट जो है कांग्रेस को दे रही, तो एक झटके में इस देश की जो गवर्नेंस है और उस गवर्नेंस के मातहत जो पैसे का खेल चल रहा है, जो कॉरपोरेट और सत्ता का नेक्सस है, वो सारी बातें खुल करके सामने आ जाती। आज इन सारी बातों को हम आपके सामने और आसान शब्दों में रखें कि आखिर ऐसी परिस्थिति क्यों आई और पैसा सच में कहां पर किस रूप में मौजूद है। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा अपने भाषण में, ये आपको भी आज सुन लेना चाहिए। से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा इस साझाद घोषित करें, इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है,
5 साल तक अंबानी अदानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। एक सीधा सा मतलब तो साफ है, इस देश में ब्लैक मनी है, या फिर लोग मानते हैं कि ब्लैक मनी है। यानी सरकार लाख चाहे इनकार करती रही, लेकिन चुनाव के समय खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लैक मनी का जिक्र करके यह संदेशा तो जरूर दे ही दिया कि चुनाव में ब्लैक मनी का खेल खुले तौर पर किया जाता है। हालांकि जो पैसा इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए 8,000 करोड़ से ज्यादा जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया, सुप्रीम कोर्ट उसको असंवैधानिक करार दे चुकी है। इस भारत देश के भीतर में किन किन लोगों से कैसे कैसे पैसा लिया गया, इसका कच्चा चिट्ठा केवल इलेक्ट्रल बॉन्ड में ही नहीं, बल्कि जो अलग अलग ट्रस्ट बने हुए हैं और उसमें कॉरपोरेट के जरिए जो पैसा दिया जाता है और इनकम टैक्स में जो फाइल करती है सियासी राजनीतिक दल अपने कच्चे चिट्ठे को, अगर उसमें भारतीय जनता पार्टी के कच्चे चिट्ठों को भी अगर उठाकर देखिएगा, रखिएगा, तो इस देश के तमाम नेशनल पार्टी को, राष्ट्रीय पार्टी को मिला दीजिए और उसके साथ साथ इस भारत देश के दर्जन भर रीजनल पॉलिटिकल पार्टी को मिला दीजिएगा, उससे ज्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी के पास है, ज्यादा नहीं कई गुना। तो क्या ये ब्लैक मनी है? अब ये जिक्र करना पड़ गया ऐसे में कि दरअसल अंबानी और अडानी ब्लैक मनी का पैसा कांग्रेस को दे रहे हैं। तो क्या सच में इसी दौर में कांग्रेस जो लगातार अपने विज्ञापनों के जरिए सीधा प्रहार जो भारतीय जनता पार्टी पे कर रही है, क्या इसी वजह से कहा गया, या फिर पहले 3 चरणों में जो वोटरों ने बतला दिया कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जा रही है और इसके 2 हिस्से काफी महत्वपूर्ण है। ऐसा क्या हो गया पहले 3 चरण में जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पांव तले जमीन खिसक रही है, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जुबान पर अडानी तक का नाम आ गया? वही अडानी जो 10 साल पहले 2013-14 के साल में अगर उनकी तस्वीर देखिएगा तो जिस चार्टर्ड विमान पे वो घूमते हुए उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के दौर में 300 से ज्यादा रैलियां देश भर के भीतर घूम घूम करके किया। उसमें जिस चार्टर्ड पे वो सवार होते थे उसमें खुले तौर पर अडानी लिखा हुआ होता था। यानी एक ऐसे व्यक्ति के साथ और उस व्यक्ति के साथ उनके रिश्तों की कहानी कोई अभी की नहीं है। इस दौर में हालांकि आपने राहुल गांधी की कोई तस्वीर अडानी की नहीं देखी हो सकता है कि अंबानी के साथ भी तस्वीर राहुल गांधी का नहीं देखा हो, या फिर कच्चा चिट्ठा कभी इससे पहले कभी मनमोहन सिंह की सरकार के दौर में कोई तस्वीर हो सकता है कि दिखाई पड़ गया हो। लेकिन जैसे ही अंबानी, अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सामने आता है तो तस्वीरों की एक बाढ़ सी आ जाती है। तो रिश्ते दर रिश्ते जो पुराने हैं, इन सारे सवालों को तो संसद के भीतर भी उठाया गया था। संसद के भीतर क्या कुछ कहा गया उससे पहले आज लगता है छोटा सा एक तस्वीर को जरूर देखिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ की तस्वीर है अंबानी और अडानी के साथ। इन सारे तस्वीर पर जब आप देखते हैं तो ये तो तमाम कॉरपोरेट के साथ मुलाकात प्रधानमंत्री की होती है। प्रधानमंत्री कोई भी रहे, कॉरपोरेट से मिलना ही पड़ता है। तो इन 1 दर्जन से अधिक कॉरपोरेट के साथ के मुलाकात में अंबानी और अडानी भी होते हैं, जो एक सामान्य सी बात होनी ही चाहिए। लेकिन उसके बाद एक तस्वीर को और देखिए, एक तरफ अनिल अंबानी, दूसरी पर अडानी और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होती है। उसके बाद देखिएगा अडानी के साथ हाथ मिलाते हुए वाइब्रेंट गुजरात का जो पूरा का पूरा प्लान था, कहते हैं अडानी जी नहीं दिया था। और उसके बाद जो है जिस रफ्तार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भीतर का जो हालात जो दंगों के बाद बने थे, उसके बाद विकास के जो जिस थ्योरी को पकड़ा वो अडानी की ही पूरी फिलॉसफी थी। इस बात का जिक्र गुजरात में बच्चा बच्चा जानता है। बच्चा बच्चा ना कहा जाए, लेकिन तमाम व्यापारी करते हैं, तमाम कॉरपोरेट घराने करते हैं और देश के टॉप मोस्ट 20-22 कॉरपोरेट तो गुजरात से ही आते हैं। और राहुल गांधी जिन कॉरपोरेट का जिक्र करते हैं, संयोग से उसमें 15 कॉरपोरेट जो है वो गुजरात के ही हैं। तो संबंधों के पूरे इस तस्वीर के भीतर एक तस्वीर है मुकेश अंबानी के साथ प्रधानमंत्री मोदी की। उसके बाद की तस्वीर को देखिएगा, ये वो विमान होते हैं जो अडानी के विमान पे चार्टर्ड पे घूमकर प्रधानमंत्री ने इस देश को पूरे छान मारा था और 2013-14 के दौरान जबरदस्त प्रचार किया देश में। उसके बाद की एक तस्वीर अडानी के साथ तस्वीर, उसके बाद की तस्वीर
देखिएगा मुकेश अंबानी के साथ तस्वीर, प्रधानमंत्री की तस्वीर, उसके बाद की तस्वीर देखिएगा, पीछे अडानी साहब है, आगे अंबानी है। यह भी एक मुलाकात है। प्रधानमंत्री तमाम जगहों पर मुलाकात होगी और इन सारे मुलाकातों के सिलसिले में एक गलवैया डालते हुए मुकेश अंबानी के साथ भारत देश के प्रधानमंत्री। और ये उस समय की तस्वीर जब जियो लॉन्च हुआ था और जियो लॉन्च होने के समय ब्रांड एम्बेसडर प्रधानमंत्री की तस्वीर को ही चस्पा करके अंबानी ने ये बात कहा था कि दरअसल ये हमारी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है। हालांकि प्रधानमंत्री देश के थे, लेकिन बहरहाल इन सारी तस्वीर को, ये मुलाकातों का एक सिलसिला था। प्रधानमंत्री के साथ मुलाकातों के बीच अंबानी और अडानी दोनों की मुलाकातें, ये उस अस्पताल हॉस्पिटल का जिक्र है जहां पर मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी की मौजूदगी होती है। इन सारे तस्वीरों तले आपसी बातचीत, गुफ्तगू खुले तौर पर जिस रूप में की होता है, ये तस्वीरों की एक लंबी लिस्ट है। इन सारे लिस्ट को अगर पलटते जाइएगा तो आप फिर कहेंगे कि जिन बातों का जिक्र राहुल गांधी पार्लियामेंट संसद के भीतर कर रहे थे, उसने जिस दिन के बाद से उनकी जो है सदस्यता चली गई, सदस्यता छीन ली गई, उनके भाषण को एक्सपंज कर दिया गया, दिल्ली के सरकारी बंगला उनसे ले लिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सारी बातों से रियायत दे दी, लेकिन राहुल गांधी को आज तक दिल्ली के भीतर मकान अलॉट नहीं हुआ। वो 10 जनपद पे ही रहते हैं। लेकिन उस दिन क्या कुछ कहा गया था, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अंबानी और अडानी का जिक्र आज कांग्रेस के साथ जोड़ करके किया। और संयोग ऐसा है कि आज ही राहुल गांधी झारखंड के भीतर होते हैं और वहां पर भी उन्होंने अडानी का जिक्र किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया। तो दो भाषण एक साथ आप सुन लीजिए। एक जिस समय संसद का हिस्सा होता है वो करीब 2 साल पुराना एक हिस्सा होता है, उसके बाद एक आज का घटना होता है जिसमें खुले तौर पर देश की जनता से कह रहे हैं कि सरकार किसकी हो, किसानों की हो, मजदूरों की हो या फिर अडानी और मोदी की हो। तो मुझसे पूछा यार, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भैया राहुल जी बताइए, हिमाचल में सेब की बात होती है अडानी जी, कश्मीर में सेब की बात होती है अडानी जी, पोर्ट्स की बात होती है अडानी जी, एयरपोर्ट्स की बात होती है अडानी जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा हम सड़क पे चल रहे हैं, मैं पूछूं किसने बनाई, अडानी जी। तो लोगों ने यह भी पूछा कि राहुल जी ये जो अडानी जी जो हैं, इनकी सफलता कैसे हुई, ये इतने बिजनेसेस में कैसे घुस गए, इतनी सफलता कैसे प्राप्त हुई, और सबसे जरूरी सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा देश जानना चाहता है। तो देश जानना चाहता है। ये देखिए रिश्ता, देख लीजिए प्लीज, पब्लिक में सर। भाई और बहनों, आपको निर्णय लेना है, या अडानी की सरकार बनानी है, मोदी की सरकार बनानी है, मोदी और अडानी जी की, या फिर किसानों की बनानी है, गरीबों की बनानी है, आदिवासियों की, पिछड़ों की, दलित। असल में 2-3 बातें लोगों के मन में इस भारत देश में गांव के भीतर भी पहुंच गई। एक बहुत बड़ा सवाल कि संविधान को लेकर के और संविधान से मिले हुए गरीबों के हक का सवाल जो राहुल गांधी लगातार अलग अलग रैलियों के भीतर उठा रहे हैं, उसको लोग समझने लगे हैं क्या सच में भारत देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार चुनाव जीतकर इस भारत देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। और इसी दौर में आप ध्यान देंगे राहुल गांधी जिन आरोपों को लगा रहे थे, उन्हीं सारे आरोपों का जवाब न देकर के प्रधानमंत्री ने उन्हीं बातों का आरोप सीधे तौर पर कांग्रेस और राहुल गांधी पे लगाया। वो चाहे ओबीसी या जाति जनगणना का मामला हो, इस देश के भीतर ये सारे सवाल हो, या फिर संविधान का सवाल हो इस भारत देश के भीतर, चाहे इस देश में गरीबियों की परिस्थिति का जिक्र हो, और होते होते तो बात अंबानी और अडानी तक पहुंच जाती है। ऐसे में सवाल है कि प्रधानमंत्री ने आज ये बात क्यों किया। पहले 3 चरणों के एक परिस्थिति आपके सामने आप साफ हो जानी चाहिए। ये इसलिए भी इस दौर में महत्वपूर्ण है क्योंकि 283 सीटों में से जो 164 सीटें 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, पहले 3 चरणों में ही संदेश दे दिया कि करीब करीब 50 सीटें कम हो गया। और तीसरे चरण की वोटिंग इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण थी क्योंकि जिन 93 सीटों पर वोटिंग हुई उसमें करीब 72 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, जो एक ही झटके में घट करके 50 पर पहुंच रही। यानी ये कहे केवल तीसरे चरण की वोटिंग में अगर 20 सीटों
से ज्यादा का सीटों का नुकसान है। तो पहले 2 चरणों में बहुत कम जोड़ा गया, तो पहले 30 सीट 15-15 2 सीट दोनों चरणों में, तो कुल मिलाकर के 3 में 50। तो क्या 2024 के लोकसभा चुनाव आते आते देश की सरकार, देश की मौजूदा सरकार बेदखल हो जाएगी? जनता इस मूड को बना चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी इस बात को समझ रहे हैं। इससे पहले दोबारा उस बात पे चर्चा करें, लेकिन पहले 2024 की एक छवि को देखिए कि तमाम राज्यों के भीतर जो है जो वोटिंग हो रही है उसमें वोटिंग परसेंटेज अभी भी कम। हालांकि इस बार तीसरे चरण में केवल 2% वोटिंग कम हुआ। 66.87% 2019 के लोकसभा चुनाव में था, और कल जो तीसरे चरण की वोटिंग वो 64.58% है, यानी -2.29% नीचे है। लेकिन बहुत बड़ा सवाल है कि उत्तर प्रदेश तो एक हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की दूसरी प्रयोगशाला है। पहली प्रयोगशाला गुजरात है, गुजरात में भी 5% वोट कम पड़ गया, उत्तर प्रदेश में भी 2.5% से ज्यादा वोट कम पड़ गया, बिहार के भीतर भी उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे नीतीश कुमार साथ आएंगे तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, लेकिन वहां पर भी 3% वोट कम हो गया। और ये छवि भारत देश के हर राज्य में कमोबेश, यहाँ तक पश्चिम बंगाल के भीतर भी करीब 5% वोट पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार कम है। ये संदेश क्या है? ये संदेश दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितने एग्रेसिव तरीके से और जिस वोटों के ध्रुवीकरण के लिए जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, वो चाहे अयोध्या का जिक्र हो, चाहे वो वोटों के ध्रुवीकरण का मसला नजर हो, वो मुस्लिमों का खुले तौर पे वो नाम लेकर के जिक्र हो, इन सारे परिस्थितियों से चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन है तो आंख मूंद लिए, लेकिन कार्यकर्ता जो इस बात को समझ रहा था कि अब उसको प्रधानमंत्री के भाषणों के अनुकूल बाजार में खड़े होकर के एग्रेसिव वे में सामने आने, एक ही झटके में वो कार्यकर्ता भी नहीं निकले और स्वयं सेवक भी नहीं निकले। तो क्या संदेश देश में यह निकल करके आ गया कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी एक तरह की खामोशी ओढ़ ली गई है, क्योंकि एक से एक कद्दावर नेताओं को हाशिए पे ढकेला गया और ये परिस्थिति आ गई कि जो राज्य के अपने छत्रक के तौर पर जिनकी पहचान थी, अब ध्यान देंगे तो वही घाटा, वो घाटा अपने तौर पर राजस्थान में हो रहा है जहां पर वसुंधरा राजे सिंधिया थी, वो घाटा अपने तौर पर महाराष्ट्र में हो रहा है जहां पर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री बना दिए गए, डिप्टी सीएम बना दिए गए। वो घाटा मध्य प्रदेश के भीतर भी समा रहा है, वहां के भी 2-4 सीटों के ऊपर असर पड़ रहा है और वहां पर भी शिवराज सिंह चौहान विदिशा में सिमटा दिए गए। येदियुरप्पा तक को कर्नाटक में सिमटा दिया गया, तो वहां की परिस्थिति और नाजुक दिख रही है। पश्चिम बंगाल के भीतर जिस हिसाब से राजनीति साधी गई और टीएमसी के लोगों को साथ लेकर के साधी गई, उसने भी नुकसान पहुंचाया। और ये सारी तस्वीर बहुत साफ तौर पे ये कहती है कि स्थिति कर्नाटक के भीतर करीब करीब 12 से 17 सीटों के ऊपर असर पड़ने वाला है। महाराष्ट्र के भीतर अभी तो 12 सीट है, यह चुनाव खत्म होते होते करीब 20 सीटों पर कहीं भारतीय जनता पार्टी के पैर न फिसल जाए जो एनडीए में उनके साथ खड़े हैं मिलाकर। बिहार में अब तक 8 सीटों पर असर है जो करीब 16 सीटों तक पहुंच जाएगी। पश्चिम बंगाल में भी 5 सीटों पर असर है जो 10 सीटों तक पहुंच जाएगा। यानी कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल में करीब 37 सीटों के ऊपर असर पड़ चुका है जो बढ़कर करीब 63 सीट तक पहुंच सकता है। और उसके बाद अगर देखिए राजस्थान, उत्तर प्रदेश का अगर बात करें तो इन दोनों जगहों का करीब करीब 2 दर्जन से अधिक सीटें राजस्थान और उत्तर प्रदेश के भीतर, यूपी के भीतर असर करने वाला इतना सीटों पे। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी जिन जगहों पे सारी सीट जीते, दरअसल हरियाणा के 5 सीटें प्रभावित होंगी। यह भी अब भी से नजर आ रहा है। जो 3 विधायक थे, चरखी दादरी थे, कुन्हेरी के या नीलाखंड के, वो यूं ही छोड़ करके नहीं गए। वो इस बात को समझने लगे। इन सबों के बीच जो है दुष्यंत चौटाला यूं ही नहीं कह रहे कि हम कांग्रेस को समर्थन दे देंगे, अब सरकार उनकी बननी चाहिए। वो ये बात समझ रहे हैं कि किसानों की पूरी परिस्थिति इस भारत देश के भीतर, मजदूरों की अपनी मजदूरी के लिए स्थिति, बेरोजगार युवाओं के सामने की परिस्थिति, महिलाओं के सामने की परिस्थिति, ये तमाम स्थितियों ने इस भारत देश के हर राज्य को जो घेरा है वो सीधे सीधे 100 सीटों पर असर जो है 80 से 100 सीट के बीच में असर डालने को तैयार है। परिणाम तो 4 जून के आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। गवर्नेंस आपके हाथ में है तो सब कुछ आपके पास, और सब कुछ पास में है तो आपके पास जानकारी आ ही रही है। इसीलिए अंबानी, अडानी का जिक्र करके या तो इस दौर में कम से कम संविधान का मसला और जो कांग्रेस मैनिफेस्टो में जो लोगों को जो राहत और रियायत का जिक्र है उस मसले को डाइवर्ट कर दिया जाए और महंगाई और बेरोजगारी हाशिए पे ढकेल दी जाए।
पूरी बहस अंबानी अडानी की अगर आती है तो एक ही झटके में फिर से चौथा चरण तक सामने आकर के खड़ा हो जाएगा, जो 13 मई को है। तो क्या स्टेज बाय स्टेज हाँफती हुई सरकार खुद को बचाने के लिए खुद के ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारने की स्थिति में आ गई? क्योंकि इस दौर में अडानीज और अंबानीज के पैसा दे रहे हैं कांग्रेस को, यह कोई समझ नहीं पाएगा कि ये खेल क्या है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? इसकी बड़ी वजह जाननी चाहिए कि अडानीज 2014 में उनके पास $2.8 बिलियन नेटवर्थ था। 2014 में जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और 2014 से 22 आते आते यह 90-100 बिलियन को पार कर गए, और इन परिस्थिति के बाद होते होते दुनिया के नंबर 2 पर पहुंच गए। अभी तो तीसरे नंबर पर हैं और अंबानी इस दौर पे 11वें नंबर पे है। लेकिन जितने बड़ी तादाद में इनके नेटवर्थ में बढ़ोतरी उतना इस देश के जीडीपी नहीं बढ़ी। यानी देश के लिए जीने मरने वाले प्रधानमंत्री ने जीडीपी उस दौर में देश के जो बढ़ाई, उसके कई गुना ज्यादा नेटवर्थ और रफ्तार कॉर्पोरेट की बढ़ती चली गई। यहाँ तक कि कोविड के दौर में भी जब भारत देश की जीडीपी डामाडोल नेगेटिव में चली गई थी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डूब गया था, उस दौर में भी कॉर्पोरेट की नेटवर्थ की रफ्तार तेजी से बढ़ रही थी। उसके बाद भी सवाल अगर अंबानी अडानी का किया जा रहा है तो ऐसे में इस पर सीधा सीधा जवाब आज प्रियंका गांधी ने लोगों के बीच भी दिया, और जब कैमरा और माइक सामने आया तो भी कहा। आज ये कह रहे हैं, भाषण में इन्होंने आज कहा है कि राहुल जी अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे वाह, रोज तो लेते हैं, रोज हम इनकी सच्चाई आपके सामने इनका खुलासा करते हैं। रोज हम आपको कहते हैं कि बड़े खरबपतियों की इनके साथ गांठ है। सारे कर्ज इन्होंने इनके माफ किए 16 लाख करोड़ रुपए। यहाँ उत्तर प्रदेश में जहाँ इनकी सरकार है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, यहाँ के किसान 1-1 लाख रुपए के लिए आत्महत्या कर रहे हैं। उनके लिए एक कर्ज माफ नहीं हुआ, 1 रुपए का। इसका जवाब दे मोदी जी। तो शहंशाह है, लेकिन वो छोड़िए, लेकिन बहुत सफाई दे रहे हैं। आपने सोचा है क्यों दे रहे हैं? देश की पूरी संपत्ति पकड़ा दी है इन खरबपतियों को। देश देख रहा है, देश समझ रहा है। हवाई अड्डे, बंदरगाह, सड़कें, आप नाम लीजिए, कोयला। मैं वहां गई छत्तीसगढ़ में प्रचार करने के लिए, कोयले के खदान इन खरबपतियों को पकड़ा दिए। अब देश समझने लगा है। अगर कोई सिर्फ अपनी छवि के बल पर जनता के सामने जाता है और उस छवि के अलावा कुछ गहराई नहीं है, तो एक दिन तो आएगा ना जब जनता समझेगी कि ये तो सिर्फ छवि थी, असलियत क्या है। अब वो दिन आ रहा है, जब वो दिन आ रहा है तो घबराहट हो रही है तो सफाई दे रहे हैं। प्रियंका गांधी जिस छवि का जिक्र कर रहे हैं, क्या सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल एक छवि भर है, यानी एक मुखौटे के तौर पर है? पीछे डोर किसी और के हाथ में है, और उस डोर के ऊपर कोई आहत ना हो या उस डोर को कोई नुकसान न पहुंचाए। इसीलिए 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले देश की जनता तो समझ गई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या अंबानी अडानी का नाम लेकर उन्हें बचाने का प्रयास किया, या देश की जनता के सामने एक छोटी सी हल्की धुंध भरी चादरें उड़ा दी कि देखिए हम करप्शन के खिलाफ हैं, करप्ट जो भी है। क्योंकि इसी दौर में किसान आंदोलन के समय में भी जो बैनर लगा करते थे उसमें अंबानी अडानी का ही जिक्र था, क्योंकि सबको ये बात पता है कि इस देश में एफसीआई गोडाउनों के समानांतर अडानीज के वेयर हाउस रहे। इस देश के भीतर में एग्रीकल्चर से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स के ऊपर कब्जा अडानी और अंबानी का हो चला है। यानी सवाल केवल बंदरगाहों पर का नहीं है, रेलवे का नहीं है, हवाई अड्डों का नहीं है, पावर सेक्टर का नहीं है, माइनिंग का नहीं है, रेलवे का नहीं है। कमोबेश हर क्षेत्र के भीतर, वो भी ग्रामीण क्षेत्र के भीतर भी कॉर्पोरेट की एंट्री प्रधानमंत्री मोदी के दौर में कैसे हुई, या कोई बची हुई कहानी नहीं है। पूरे किस्से कहानी जो हर किसी के जहन में, और शायद यही वो बड़ी कारण है जो 2024 के लोकसभा चुनाव एक ट्रिकी अंदाज में देश की जनता के हाथ में, क्योंकि जो पहले 3 चरणों के चुनाव हुए हैं उसके जरिए जो बात नजर आ रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ मिलकर के 225 से आगे बढ़ने की स्थिति में आ नहीं पा रही। ममता बनर्जी, नवीन पटनायक और जगन रेड्डी साहब,
ये तीनों करीब 88 सीटों इन 3 राज्यों के पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। यहाँ पर पिछली बार इन्होंने करीब 56 सीटें जीती थी, इस बार वो बढ़ करके 64 हो सकती है। ये संकेत है, यानी 225 उधर देखा जाए, 64 इसको मिला दीजिएगा तो दोनों मिलाकर के 289 हो जाता है और बाकी 254 सीटें जो है विपक्ष की दिशा में जा रही है। तो क्या यहाँ पर राजनीतिक तौर पर एक ऐसी परिस्थिति इस दौर में आ गई है जहां पर जो भी आरोप इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर या नरेंद्र मोदी सरकार पर लग रहा है, उसका जवाब यही है कि उन्हीं सारे आरोपों को सीधे तौर पर विपक्ष पर लगा दिया जाए और खास तौर पर विपक्ष के चेहरे के तौर पर इस दौर में राहुल गांधी सामने है और उन्हीं को सीधे तौर पर उन्हें घेरा जाए इस चुनाव में। शायद इसका एक जवाब जो है कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया। उन्होंने आज एक ट्वीट किया था, उन्होंने कहा कि वक्त बदल रहा है, दोस्त दोस्त ना रहा। अगली एक लाइन होती है कि 3 चरणों के चुनाव पूरे हो जाने के बाद अब प्रधानमंत्री जी अपने मित्रों पर ही हमलावर हो गए हैं। इससे ये बात पता चल रहा है कि मोदी जी की कुर्सी डगमगा रही है। यही परिणाम जो है असली रुझान है। लेकिन देश की जनता का सवाल है इस दौर में सबसे बड़ा। देश की जनता न तो अडानी और न तो अंबानी ने खुद को मूव करना चाहती है और न ही बीते 10 सालों को हिस्से को भुलाना चाहती है। अगर वो सत्ता परिवर्तन की दिशा में इस बार बढ़ रही है तो उसके निशाने पर इस भारत देश के नौकरशाही भी है। इस भारत देश के गवर्नेंस के तौर तरीकों में जो संस्थानों को संभाले हुए, जाहिर तौर पे आपके मन में केवल सीबीआई हो, ईडी होगा, आईटी सा होगा, सीएजी होगा, लेकिन तमाम संस्थानों में नौकरशाही क्या मथी जाएगी इस बार? क्या सच में नई मथी हुई नौकरशाही तमाम फाइलों को खोलेगी? जो इसी दौर में मीडिया पत्रकार दिखा रहा है और दिल्ली से सटे नोएडा के भीतर जो फिल्म सिटी होती है, क्या उसके अंदर जनता का गुस्सा नहीं है? उसके भीतर का गुस्सा क्या खामोश रह जाएगा अगर ऐसी परिस्थिति आती है? और इन तमाम सवालों के साथ बहुत बड़ा सवाल यह है कि जिस बात का जिक्र राहुल गांधी करते आ रहे हैं कि सब कच्चे चिट्ठे और सारी फाइलें खोली जाएंगी, तो क्या इन सब परिस्थितियों के बीच जो है, जो सही मायने में इस भारत देश का चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, यानी इलेक्शन कमीशन असल में तो देश के प्रधानमंत्री हैं, जब वही नियुक्ति करते हैं चुनाव आयुक्त की, तो सबसे बड़ा इलेक्शन कमीशन तो खुद वही है। तो क्या इलेक्टोरल बॉन्ड के दौर में, यानी चुनावी समीकरणों के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता है? ये सारे सवाल अब आपके ऊपर छोड़े जाते हैं। बाकी मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।